गवर्नेंस का डाटा अगर आपने लेना है तो ये पेड वेबसाइट है, लेकिन कंपैरेटिवली भी सस्ती है। इनके पास अवेलेबल वेरिएबल्स कौन से हैं? ऑनरशिप का हमने हेड खोला था, ऑनरशिप में टोटल शेयर कंपनी के कितने हैं, डायरेक्टर ने कितने शेयर ओन किए हुए हैं, सेक्टर डायरेक्टर ने कितने किए हैं, पहला लार्जेस्ट शेयर होल्डर, दूसरा तीसरा, सेक्टर डायरेक्टर कितने हैं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर उसकी एज कितनी है, मीटिंग कितनी होती है, वो ये वगैरह वगैरह ऑनरशिप के रिलेटेड सारे वेरिएबल आपको कहीं ना कहीं इधर से मिल जाएंगे इस शीट। फिर पर आपको एक अपनी एग्जाम्पल हम देखें, इनके पास किस तरह का डाटा सेट अवेलेबल है। कितने ज़्यादा महंगे भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कितने महंगे हैं, ये कितने महंगे हैं ये बात, ये ठीक है। चलें फिर पर ये देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, ये एक कंपनी नेम ईयर उसके ये वाले वेरिएबल जितने के अभी हमने पढ़े, इनके पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल है और ये हमें चाहिए होते हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं, पहले दूसरे तीसरे के पास शेयर कितने हैं, डायरेक्टर वो ये जनरल पब्लिक, जिस तरह के अभी हमने इस तरह की हमारे पास मेरे लैब पर हज़ारों शीटें बनी हुई। आपको अपनी एक शीट इस तरह की कंपाइल करनी है अपने थीसिस के ऊपर, अपने रिसर्च पेपर के ऊपर कि जिधर ये कंपनी के नेम ईयर आगे सारे वेरिएबल फाइनल, पहले इंडिविजुअल वेरिएबल लिखेंगे फिर एंड पे उनको कंप्यूट करके फाइनल वेरिएबल बनाएंगे। ये शीट हमारे पास आनी चाहिए। ये इस वेबसाइट में भी काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कुछ इनके पास फ्री में भी डाटा सेट्स हैं, लेकिन फ्री में वही हैं जो हमने आपको बता दी है। इसके अलावा इनके पास बाकी फ्री में नहीं है, बाकी ये फ्री डाटा ये बात। लेकिन इनके पास कुछ ना कुछ ओपन डाटा में किस तरह ये है, कंपनी प्रोफाइल, एनुअल रिपोर्ट्स काफ़ी सारी इनके पास पड़ी हुई हैं, शेयर प्राइसेस की फाइनेंशियल ये भी पड़ी हुई है, PSX का डाटा कुछ पड़ा हुआ है। तो ये एनुअल रिपोर्ट का डाटा जिस तरह भी मैंने आपसे शेयर किया है, हमने एक दफ़ा कहीं ना कहीं उधर आप कुछ लेके भी आए हैं, क्या हुआ ये एनुअल रिपोर्ट जिस तरह है, एनुअल रिपोर्ट केमिकल्स के अंदर हमने ये कहीं और किसी और फोल्डर पर पड़ी है। हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट फाइंड करें, कुछ वेरिएबल हमें एनुअल रिपोर्ट से लेने पड़ते हैं। तो जितनी पाकिस्तान की कंपनीज हैं उतना हमने एनुअल रिपोर्ट का भी एक दफ़ा हमें जरूरत पड़ेगी एनुअल रिपोर्ट के डाटे। कुछ डाटा हमें क्रिप्टो का डाटा जिस तरह कंप्यूटर का डाटा है, चाइना का डाटा सेट्स है, GMI USA का डाटा सेट्स है, ये बहुत बड़ी एक डाटा बेस है। ये एक एक्सेल की फाइल होती है और उसके अंदर से आगे 100 फाइलें बन जाती हैं। ये MPS का डाटा, ऑयल प्राइसेस का पाकिस्तान। अब ये देखें ये USA की डाटा है, ये कितनी बड़ी फाइल है, पता नहीं ये कितनी, ये लैपटॉप बेचारे इसको नहीं चलाते हैं क्या करें। तो ये हमारा मेन काम होता है कि हमने ये डाटा सेट इसमें से कंपेयर करनी है, इसको पाकिस्तान के फिर बाकी कंट्रीज के भी डाटा सेट। अब ये डाटा सेट आपका इस तरह का अरेंज हो, इसको आप हमने एनालिसिस के लिए लेके जाना है। वो भी थोड़ा सा हमें ये समझा देते हैं कि भी कम से कम उसमें डाटा एंट्री कैसे होती है और मेन में एनालिसिस किस तरह करते हैं। 2-4 कमांड आप बुला देते हैं, बाकी फिर आप लगे रहेंगे उतनी देर आप जो भी ब्रेक भी है साथ। अब अपना लैपटॉप को टेस्ट करें, आप तो बड़ी बात ये लाइट में होगा। अब आपने क्या करना है, किस तरह की डाटा शीट बनानी है, जितने आपके वेरिएबल हैं हमें सारे वेरिएबल के ऊपर किस तरह की डाटा शीट बनानी है। पहले वेरिएबल मिलेंगे तो डाटा शीट बनेगी ना, वेरिएबल फाइनल, फिर उस वेरिएबल को ऑपरेशनलाइज कैसे करना है। अब हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि हमने ओपेसिटी का डाटा किस चीज़ का लेना है, ये इतने सीधे मसले नहीं है, जब आप करेंगे फिर आपको समझ आएगा। अब हम ओपेसिटी का डाटा लेना किस चीज़ का, ये भी हमें समझ आ गया। वो डाटा फिर मिलेगा किधर से, ये एनुअल रिपोर्ट से मिलेगा। अच्छा हमने तो लेनी है 150 कंपनी, 150 कंपनी हर कंपनी के 10 साल, तो ये तो 1 साल इसी काम पे लगे रहेंगे ना, तो लगे रहेंगे हमें कोई तरह नहीं, आपको काम करना पूरा। ये आपने उस वेरिएबल का डाटा लेना किस वेरिएबल का है, और उस ये लेना कोई हिम्मत नहीं है, ये तो आप पेपर पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा किस चीज़ का लेना, आपको कोई नहीं आपको समझ आ रहा है। वो डाटा इस शीट में एंटर कैसे करना है। अभी तो आप इस चीज़ में फंसे हुए हैं कि काम कैपेसिटी को पे कैसे करना है। ये तो आसान मसला है, ये तो आप पेपर पढ़ेंगे 8, 10, 15, 20, 100 पेपर पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे लेना है।
लेकिन जो वो कह रहे हैं क्या वो डाटा एक्चुअली मिलता भी है कि नहीं मिलता हमें अपनी हमारे पाकिस्तान के स्नैरियो उन्होंने कह दिया कि फलां चीज़ लेंगे उधर से पैसे मेजर हो जाती है। वो फलां चीज़ जो है वो आप किस तरह एनुअल रिपोर्टों को तलाश करके उधर से निकाल के इस एक्सेल की शीटों में ईयर वाइज कंपनी की बनाएंगे। वो बैठे हो गए ना, कितनी देर आप लगे थे डाटा शीट बनाने में? 5-6 महीने। पता चल गया कि डाटा कौन सा लेना, उसके बाद लगे। जब कभी ये नहीं पता चल रहा ना जो आसान काम है वो नहीं हो रहा, मुश्किल किधर होना है। आसान ये तो आसान काम है कि 10-40 पेपर पढ़ें, उसमें से देख लें कि इस वेरिएबल को मेजर कैसे करना, वरना अपर की तरह वेरिएबल निकाल दें एंड के ऊपर। क्यों अमर एंड के ऊपर हम वेरिएबल ही ड्राप कर दें कि हम पहले हम थोड़ा सा मशहूर हो जाते हैं कि हम काम कर लेंगे, फिर हम उस वेरिएबल को छोड़ दें, ज़रा कोई बात नहीं कह रहे। ये इतनी आसान नहीं है। जब आप एग्जाम्पल की तरह बस ठीक है यार 10 के नंबर लगाएं, 2 नंबर हो जाए फिर भी ठीक है, तो 10-15 नंबर लगा के तो फिर हम अपना एनालिसिस कर लें। फिर आपने डाटा सेट सीधे कर ली, एनालिसिस ठीक नहीं होंगे, आपके रिजल्ट ही नहीं आएंगे, सिग्निफिकेंट हो गया, कुछ हो गया, कुछ वेरिएबल के अजीब शक्ल आना शुरू हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? आप तो अपने इब्तदाई इश्क में लगे हुए हैं ना। ये साथ साथ इनकी बातें सुनने हमारे पास टाइम थोड़ा है। एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डाटा भी तो हो ना पहले, जिसका मैं आपको डरा नहीं रहा। ये चीज़ें हमें क्योंकि हम पढ़ाते भी नहीं हैं, फिर हमें दिल भी नहीं करता पढ़ाने का। सही बात, इस तरह की अजीब शक्लें देख देख के मतलब क्या पढ़ाए, क्यों काशिफ साहब टाइम ज़ाया करना है ना। फिर हमें क्या दूर आराम से आए, इंजॉय करें, बच्चों को डांटें, धमके मारें, ठीक है, घूमें फिर अपना काम करें कि आपने क्या इनको समझा के करना। ये तो उन बंदों के काम है जिन्हें पढ़ना है, वरना को बेहतर लोग जिस तरह के रूप ऐसे फरिश्ते हैं, बस ठीक है, नहीं पढ़ रहा तो हमने ज़बरदस्ती पढ़ा के मतलब जिस तरह के हमारे डिपार्टमेंट के लोग पैदा हुए हैं। ये बस वजह मैंने ज़्यादा नहीं खाना, हमारा एक और डिनर है किसी जगह पे, ये वाले स्टूडेंट कहते हैं हमारे ना। अच्छा, ये डाटा को भी साथ साथ देख लें, ये करीब रखते जो खुद दिखाते रहेंगे, आप इतनी टेंशन ना लें इनके लिए। आप अपना फैसला करें, क्या है आप नहीं खाएंगे, आप बाद में। अच्छा, एक्सेल की शीट आपके पास है, एक्सेल की शीट है वो खोलें ना, पहले खाली एक्सेल की शीट खोलें। आप इधर ही बैठेंगे, इधर डाटा पड़ा हुआ है, चलो ठीक है, इधर अच्छा, आपने क्या करना है, एक्सेल की एक शीट बना लेनी है इस तरह। ये उठा लेना, हमें भी भूख लगी हुई है, आप उनको ज़्यादा नहीं लगे, इसको एक एक पीस उठा ले और इधर को मूव करें भाई, इधर रख ले, कुछ उनको ना दें, रख लें कोई बात नहीं भाई। क्या ये अगर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ये भी ले सकते हैं। तस्वीर नाम एक तो जो है साहब क्या बात है, 50% लड़कियां कहती होती कि हमारी तस्वीरें ना बनाएं। ऐसी बात है कि नहीं, आप इससे ज़्यादा जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये 50% मैं क्या वैसे ये बात ये आप लोग अपनी ज़िंदगी में ना ये बोतलें कम पिया है।
आप ये ले मुझे उनको भेज दें ये सब बहुत चलाएं और सब खा लीजिए मैं दुकान करता रहता लेकिन दान कर रहे ये ना जैसा सामान करना पड़ता है नहीं बस मैंने तो जाना है खाना है मैंने जाना नहीं था बच्चों को बहुत ज़्यादा मुझे कहा मैंने कहा नहीं मैं नहीं करना नहीं चले जाए आप चले जाएँ एक दिन मैंने भी वैसे मैंने भी आपको आप मेरे साथ नहीं इधर है ऑफिस में नहीं आप चले जाए तो मेरे साथ नहीं जा रहे फिर कुछ जरूर सब्जी आप ले लें किसी नहीं और नहीं खाते आपकी तरह तो नहीं मैंने 10 मिनट आप ये काम कर दिया बच्चा था आप बात में तो दे दें चीज़ें अच्छे बने हुए जी अच्छा बहुत अमेरिकन तो मैं कह रहा कि बहुत ज़्यादा कौन बुराई आप करता मैं ना पढ़ा राजस्थान का आप सुनते क्या क्या पढ़ा कम पैसे पता चला मैं किसी ऑफिस में अच्छा तो बताओ शिराज साहब पिला रहा हूँ नहीं हमें आप चाहिए बोतलें भी चाहिए खिदमत से तलब कर रहा था अब आप लोगों का टाइम खत्म हो रहा है अब आप थोड़ा सीरियस हो गए और क्योंकि मेरे पास इतना टाइम मैं आपको ये समझाऊँ कि आप घूमते रहेंगे लगे रहेंगे
कह रहे हैं कि फिर आपको समझ में आएगा आपके साथ क्या होगा। अब आपने पहले बता दिया बस फिर आप काम नहीं क्योंकि मैंने अपने आप को समझाया हुआ है कि जब तक बच्चा काम नहीं करेगा उसका ट्यूशन मेरे साथ चलता रहे, मुझे कोई गलती नहीं, मुझे एजेंसी नहीं है अपने बच्चों को ट्यूशन बाकी टीचर को देना जल्दी जल्दी से खत्म जब आपका नहीं होगा ना कि बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी डिफेंस आप इतने जरूरत नहीं है कि आप अकेले के यूनिवर्सिटी डिफेंस आप करें। आप पे तो ये बात बनती भी नहीं ये जब आपके डिफेंस बाकी तो हो जाएंगे ना एक बच्चे के नहीं होंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि आपके साथ क्या पड़ेगा। अल्लाह बहुत बड़े काम है, अल्लाह ने यही काम करने आपका। ये कहना एक बच्चा मेरे साथ था, उसका इवेंट स्टडी था, उसका नाम सब ठीक बनाया। 1 साल हो गया अभी तक उसका फ्रेंडशिप MBA वाला उसके फैसले क्लास का डिग्री लेकर आता है मेरा स्टूडेंट है पहचान ठीक है। जब आप 150 कंपनी की तरह की चीज बनाएंगे फिर आपको समझ जाएंगे हमने कैसे पहले आप वेरिएबल आप पेपर से वेरिएबल समझ आ रहे हैं तो नंबरों में कैसे कम 5 साल कम अच्छा जो है 7 साल 5 साल का डाटा सेट तो 5 साल का नहीं अभी जैसा हम यहाँ हैं अपने समझते हैं कि बना लें। सर 5 साल का साल लग गया तो बनाते बनाते ठीक करते 10 साल का तो 2-4 साल लेते मुझे एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, सीनियर सिटीजन अच्छा पहले 2 मिनट में हम इसको खत्म करें। अब आप ये PhD कर रहे हैं हमारे मेरे MS का स्टूडेंट है, कुछ ना कुछ आपको बता ही देगा चलेगा। इस तरह की आपने डाटा शीट बना ली, इसके अंदर कंपनी 1 क्योंकि ये सॉफ्टवेयर है तो बेचारे को समझ नहीं है नंबर्स की, तो ये हमने उसको कोडिंग दे दी कि ये पहली कंपनी है कोडिंग रूट टेक्स्ट का है, ये सरहद टेक्स्ट का है, ये हमने किस जगह पे अलग लिख लिया और फिर हमने इसको कोडिंग दे दी। पहले नंबर पे कोडिंग, फिर आगे क्लियर आ गया और आगे आपके वेरिएबल ये एक पैनल डाटा सेट बन गया ये। अब इसके अंदर मसला ये है कि सॉफ्टवेयर बेचारे को कैसे समझ आए कि ये एक कंपनी चल रही है यहाँ तक, एक कंपनी थी ना, उसके बाद आगे दूसरी कंपनी स्टार्ट हो गई। अगर टाइम सीरीज डाटा होता 10 साल का इकट्ठा फिर तो कोई मसला नहीं था। अब उसको हमें समझाना पड़ेगा भाई वो 23 तक ये कंपनी खत्म हो गई है, अब आगे नई कंपनी स्टार्ट होगी, फिर आगे उसको समझाना पड़ेगा नई कंपनी स्टार्ट हो। इस काम को समझाने के लिए हमने ये अलग काम है जो उसको कोडिंग देगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएगा कि 23 तक 2 से लेके जो 16 रोज हैं ये एक अलग एनालिसिस की चीज़ है और इधर से ऑनवर्ड एक अलग एनालिसिस। इस तरह ये डाउनवर्ड हम उसको ये समझाएंगे। इस चीज़ हमें ये चीज़ उसको समझाने के लिए जो काम करते हैं कहते हैं ये पैनल डाटा एनालिसिस, जिसके अंदर पैनल हम बना रहे हैं एक, क्योंकि हम एक ही अगर हमारा एनालिसिस ही यहाँ से लेके इधर तक होता बस इतना डाटा सेट होता फिर हमें इस काम की ज़रूरत नहीं। अब क्योंकि इधर के बाद नई कंपनी है फिर आगे इधर से खत्म हो जाएगा फिर आगे नई कंपनी आएगी, इस चीज़ के लिए हमें उसको समझाना पड़ेगा कि भाई ये पैनल डाटा एनालिसिस ये शीट हमने बना ली जाना। इसके बाद नेक्स्ट चले आप देखेंगे कि स्टैटा के अंदर हमने इसके साथ क्या करना है। बच्चे अब आपकी बारी, स्टैटा की शक्ल देख लें इस तरह की होती है, इसका आइकॉन इस तरह का चलता है, स्टैटा 14 है इस तरह का आइकॉन है, इसको आप ओपन करते इस तरह का इसका इंटरफेस होता है।
मतलब शक्ल इसकी इस तरह की। ये कमांड बेस भी चलता है और इसका वो क्या कहते हैं विंडो बेस Options भी होती हैं। हाँ, इसके अंदर ये ऑप्शन भी हैं, स्टैटिस्टिक्स भी जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। कम कम PhD वालों को तो आनी चाहिए, MS वाले चले अभी छोटे लेवल पे। ठीक है, ये लीनियर मॉडल्स के अंदर रिग्रेशन तो कहीं ज़िंदगी में नहीं है हमारे पास, मतलब कि उसका तो कंसेप्ट ही नहीं है कि रिग्रेशन एनालिसिस या मॉडरेशन वेरिएशन के आगे दुनिया पता नहीं किधर चलेगी। ये सारे मॉडल्स हैं, हर एक के लिए एरो लगे हुए हैं। जो हमने बात की थी आर्मा रिमा भी कहीं ना कहीं जितने हमने नाम लिए थे वो सारे कहीं ना कहीं इसके अंदर लॉजिस्टिक रिलेशन के जो हम करते हैं। ये अलग अलग एनालिसिस हैं, ये सारे जितने भी हैं, हर एक के अंदर अपनी एक अलग डोमेन अलग दुनिया। ये आपको इकोनोमेट्रिक का जो नॉर्मली हमारा कोर्स होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ इसको पढ़ लेते हैं, जितना कम पढ़ सकते हैं चलते चलते। बाकी सारे तो नहीं पढ़े जाते, लेकिन चले कुछ ना कुछ ये सारे जो मैंने स्टार्ट में आपसे डिस्कस किए थे वो उनके थोड़े से फ्लेवर थे। अब आगे ये सारी डिटेल है चलते हैं बस थोड़ी दिन को दिखा देंगे ये दूसरे नियम में ये हर एक के अंदर आगे फर्दर एनालिसिस चलते हैं। ये वाले जब आप पेपर पढ़ेंगे तो फाइनेंस के अच्छे जर्नल्स के पेपर के अंदर इस तरह के एनालिसिस हुए होते हैं। तो जो हमारी प्राइमरी डाटा है इसके एनालिसिस बड़े लिमिटेड से हैं। मॉडरेशन है, मीडिएशन है, डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट, बड़े लिमिटेड उसके अंदर एनालिसिस है। थ्योरी चेंज होती है, टॉपिक चेंज होता है, लेकिन एनालिसिस घूम घुमा के वही रह जाते हैं। इसके अंदर एनालिसिस ही हमारे अलग है, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस के अंदर जो सेकेंडरी डाटा है हमने लोगों से तो बात नहीं करनी, हमने सेकेंडरी डाटा जब डाउनलोड करते हैं उसकी वर्ड्स कुछ और होते हैं, आगे नंबर्स में किसी और तरीके से हमने उसको कन्वर्ट करना होता है। ये इसमें थोड़ी सी डिफरेंस ये चलते हैं, मैं थोड़ा सा दिखा देंगे तो ये अभी और भी इसका निकालता हूँ। तो देखेंगे कोई इंटीग्रेशन सारी रेक्टेंगल मॉडल PRDL भी कहीं होगा, आज फैमिली मॉडल भी कहीं होंगे। ये सारे इसके अंदर कहीं ना कहीं आर्मा रीमा मॉडल GMM जितनी भी ये चीज़ें सारी अलग अलग एनालिसिस। चलें अब हमने उस डाटे को इसमें लेके आना है, पैनल डाटा एनालिसिस। अब क्या करेंगे सर फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इंपोर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट ब्राउज करेंगे इसको। उसके बाद जो हमने एक्सेल शीट इंपोर्ट करनी, जैसे बुक 2 मैंने इंपोर्ट करनी है, इसको हम क्लिक कर देंगे। जिस तरह अब ये हमारा यहाँ पे डाटा ABCD है, हम चाहते हैं जो हमारे वेरिएबल्स है जैसे कंपनी है, ईयर है, लिक्विडिटी रिस्क है, इनके कॉलम्स बन जाए। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर में ABC है तो फिर हमें सॉफ्टवेयर में ABC करके ही कमांड को लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने वेरिएबल में यूज़ करें, इसके लिए हम कहेंगे इंपोर्ट फर्स्ट शो एज वेरिएबल नेम। पहली रो को कंसीडर ही ना करे, वो वेरिएबल बना दे। फिर हम सर इसको ओके कर लेंगे। ये राइट साइड पर ये इंपोर्ट हो गई। और फिर हमने जिसको हमारा पैनल डाटा हमने डिक्लेयर करना है कि हमारा जो डाटा वो पैनल है, उसकी कमांड है एक्स। ये नीचे कमांड लिखेंगे आप, ये कमांड बेस ये काम करता है। ये कमांड लिखेंगे आपको मिल जाएंगे, हम आपको दे देंगे, ये इतना मुश्किल नहीं। XT सेट कंपनी, ये जो हमारा पैनल वेरिएबल है, हमने कहा कि कंपनी वाला जो वेरिएबल था उसमें 1 2 लिखा था ना, उधर से इसको उस वेरिएबल को पैनल बनाने के लिए यूज़ करें। जो भी उसका नाम लिखा होता हमने वो नाम इसको दिया। उसके बाद हम बैठ जाएंगे टाइम की तरफ। दूसरा टाइम हमारा ईयर है, अगर मंथ होगा तो यहाँ मंथ होगा, अब हमारा ईयर एनुअल डाटा तो यहाँ पे ईयर है, फिर हम इसे एंटर कर देंगे। ये डिक्लेयर हो गया हमारा डाटा जो पैनल है। ये स्ट्रॉन्गली बैलेंस उसने कह दिया, उसने खुद समझा कि भाई 9 से 23 तक डाटा सेट है, जितनी भी कंपनीज हैं हर कंपनी का इतना ही डाटा है। उसने खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके XT अरे पहले T सेट लिखने के टाइम सीरीज है, XT पैनल डाटा की कमांड है। ये हमें कुछ याद करनी पड़ेगी हम किस तरह इसको लिखेंगे। तो अब ये डाटा सेट इसमें एंटर हो गया, एक्सेल वाला डाटा इसके साथ अलाइन हो गया। अब कुछ हम इस पर एनालिसिस करेंगे वो डाटा शीट भी दिखा दें ऊपर कहीं से इसके साथ लगा देंगे। वो सब यहाँ भी मिलते हैं। वो डाटा आपकी तरफ भेजेगा। ये जरा देख लो।
डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशन रिग्रेशन पे तो बातें बता दो, बाकी तो इतना क्या करना है। उसके बाद अब हमने जितना हम चाहते हैं हम रिग्रेशन लगाएं, तो सिंपल रिग्रेशन नहीं लगेगा पैनल डाटा पे। पैनल डाटा पे अगर रिग्रेशन लगेगा या तो GMM होगा या रैंडम फिक्स्ड इफेक्ट्स होगा। सिंपल रिग्रेशन है वो इनवैलिड है पैनल डाटा के लिए। अब अगर हमने रैंडम और फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल लगाना है तो उसकी कमांड है, सबसे पहले हम फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल लगाते हैं। उसकी कमांड ये है xtrect। उसके बाद हमारा आ जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहले, फिर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और एक चीज याद रहे, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो दो है, तीन है, तो ये नहीं होगा कि इसके बाद 2-3 डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे। नहीं, पहले एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेक होंगे, फिर हम उसके बाद जो दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर अलग से हम जो है टेस्ट लगाएंगे। ये नहीं होगा कि अगर 2 हैं तो इसके कमांड के बाद ROA अभी है डिपेंडेंट वेरिएबल है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी हम ROE भी कर देते हैं। हम ये नहीं करेंगे कि इसके बाद अब उसका नेम आ जाएगा, नहीं, वो एज अ फिर इंडिपेंडेंट कंसिडर होगा। जब हमने टेस्ट लगाना है तो डिपेंडेंट वेरिएबल हम एक ही लिखेंगे। जब अगर कोई दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए फिर हम दोबारा टेस्ट लगाएंगे दूसरे वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद। क्रेडिटरी लिक्विडिटी फिर हमने डाल देना है कोमा इसके आगे, कोमा। ये कमांड सारी कहीं ना कहीं मिल जाती है, ये मिल जाएगी, ये इतना मसला नहीं है, आप सिर्फ उसकी ओरिएंटेशन देख लेंगे कि इसमें क्या होता है। उसके बाद FP ये है फिक्स्ड इफेक्ट्स के लिए, ये हमारे फिक्स्ड इफेक्ट्स का रिजल्ट आ गए, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते हैं वैलिड है। इसके बाद हम लगाएंगे रैंडम इफेक्ट। ये इस तरह हमारे पास कोफिशिएंट है, स्टैंडर्ड है, टी वैल्यू, टी वैल्यू, टी टेस्ट है, वो ये सारा इसके इंटरप्रिटेशन क्या है वो हम बाद में समझेंगे। ये फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल तो जो हमारा पैनल डाटा होगा फाइनेंस का, कंपनीज का, इस तरह का, उसके ऊपर हम फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल लगाएंगे, रैंडम इफेक्ट, ये इनिशियल टेस्ट है। आगे फिर और भी शुरू हम इधर से करते हैं ना। उसके बाद हम लगाएंगे रैंडम इफेक्ट्स का टेस्ट। जितनी आपकी डीवी की प्रॉक्सीज है, एक दफ़ा एक इक्वेशन रन लो, फिर दूसरी इक्वेशन एस्टिमेट करेंगे, तीसरी तरह आपकी डीवी की 2 प्रॉक्सी हैं टैक्स अवॉइडेंस, तो ये एक दफ़ा सारा एनालिसिस करेंगे, दोबारा फिर दूसरी दफ़ा एनालिसिस करेंगे, डबल एनालिसिस। इसके बाद हम जब इस हमारे वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल रिटर्न हो जाएंगे, फिर हम कॉमा लगा के RE लगा देंगे। RE मींस रैंडम इफेक्ट्स। शादी करना चाहिए क्यों शुरुआत था ऐसी बात है। PhD के स्टूडेंट भी एक बेचारा बच्चा था जिसके साथ मजाक कर लेते, वो भी अब शादीशुदा होने के करीब है। नहीं अभी तो कह रहा था कोई चांसेस नहीं दूर मेरे सर हो गई बच्चे की खुशी का लेवल चेक चलो ठीक है, समझ आ गई हमको। इसके बाद एक होता है होस्टमैन टेस्ट। उससे हमें पता चलेगा कि रैंडम और फिक्स इफेक्ट्स में से कौन सा टेस्ट जो हमारे लिए वैलिड है और जो हमने अपने पेपर में राइट करना है, जो हमारे रिजल्ट्स को जस्टिफाई करेगा। होस्टमैन ये पहले जो हमने टेस्ट लगाया इनको पहले हमने स्टोर भी करना है। इसकी कमांड अलग है, एस्टीमेट ये वैलिड है, ये रैंडम है। ये हमें नहीं समझिए कि बारे में सिग्निफिकेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसकी इंटरप्रिटेशन आगे कहीं ना कहीं है। तो एस्टीमेट स्टोर FP, एस्टीमेट स्टोर RE। अब हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो स्टोर हो गए। अब हम होस्टमैन टेस्ट लगाएंगे, वो हमें बताएगा कि रैंडम इफेक्ट्स के रिजल्ट्स वैलिड हैं या फिक्स्ड इफेक्ट्स के रिजल्ट्स वैलिड हैं। होस्टमैन FP RE। अगर ये जो वैल्यू है पाई स्केयर की, अगर ये 0.05 से ज़्यादा होती तो फिर हमारे जो थे वो रैंडम इफेक्ट्स का जो रिजल्ट है वो वैलिड है। अब ये 0.0 से बिलो है तो हमारे फिक्स्ड इफेक्ट्स का जो रिजल्ट है जो वैलिड हो गया। यानी कि हम अपने पेपर में अपनी रिसर्च में फिक्स्ड इफेक्ट्स के रिजल्ट्स को जो है वो कहेंगे ये रिजल्ट्स वैलिड है। इनको इंटरप्रेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट रिजेक्ट इस बेस पे।
उसके बाद जो टेक्निक मोस्टली यूज होती है, जो जिस तरह ज़्यादा पैनल डाटा जो नई रिसर्च आ रही है, वो है GMS। क्योंकि डाटा में ऑटो कोरिलेशन के भी इशू हो सकते हैं, हेटेरोस्केडास्टिसिटी के इशू होते हैं, तो वो उनको हाईलाइट कर देती है। तो उसकी जो कमांड है वो ऐसे है, जनरलाइज मेथड ऑफ मूवमेंट, GMS। मान के सेव नहीं की हुई, नहीं सर मुझे वैसे याद है। क्लैपिंग करेगा। अभी तक मैंने कभी ये कमांडें याद नहीं की, कहीं लिखी हुई है सारी, उधर से कॉपी करके पेस्ट कर लें, जरूरत नहीं पड़ती याद करने की, इसमें काफ़ी मेहनत करके याद काम भी नहीं है ना और कोई ये भी एक मसला ज़्यादा समझ आ गई सर, पता चल गया आप बैठे हुए। ये MS के स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है मेरे साथ, ये 3 से पहले, ये जो साहब से पिछले बार, उनके अब सारे तीसरे सारों ने तकरीबन इसी तरह के एनालिसिस किए। एक बेचारे वसीम साहब थोड़े बड़े हो गए, बाकी सारों में तीसरे जमा हो गए, उनके अब डिफेंस होने वाला, एक बच्चा रह गया, बाकी सारों को। अब इसमें जो GMM है, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपने डाटा पहले कैलकुलेट करके अपनी एक्सेल शीट में सारा बनाया ना, उसका आगे लॉग लेना रिक्वायरमेंट है, नहीं तो रिजल्ट्स ठीक नहीं आते। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने जो वेरिएबल्स जिन पे हमने टेस्ट लगाना है, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, उनका हम लॉग लेंगे। सारे वेरिएबल्स को सेम बेस के ऊपर ले जाते हैं, कुछ वेरिएबल 1000 में है, कुछ मिलियन में है, कुछ बिलियन में है, कुछ कंपनी बड़ी हैं, कुछ कंपनी, एक कंपनी का टोटल एसेट ट्रिलियन में है, एक कंपनी का टोटल एसेट 1000 में है, जरा नहीं पैदा हुई। तो जब ये दोनों ट्रिलियन वाली सीरीज और 1000 वाली सीरीज दोनों एक ही रिग्रेशन में, ये वैल्यूज करोड़ों में चल रही है और ये 100 में चल रही है, तो वो सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड एरर TPR के मुझे समझ नहीं आती इतनी बड़ी वैल्यूज को मैनेज कैसे करें। हम इन दोनों को सेम फॉर्मेट के ऊपर लेके आते हैं बाई टेकिंग लॉग, कि एक बेस के ऊपर ले आते हैं, यानी कि सारे की बेस लाइन बना देते हैं, 2 बना देते हैं, उनकी मैग्नीट्यूड को कम कर देते, ट्रेंड वही रहते हैं। लॉग से कभी भी वेरिएबल्स का ट्रेंड चेंज नहीं होता, जो बात जो इंक्रीज कर रहा है इंक्रीज ही रहेगा, डिक्रीज डिक्रीज ही रहेगा, लेकिन सेम फॉर्मेट के ऊपर आ जाएगी चीज़ें, ट्रेंड चेंज नहीं होंगे, उनका एक सेम बेस के ऊपर आ, इस वजह से हम इसका लॉग लेते हैं। सारे वेरिएबल जब कंपनी डिफरेंट, कोई बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, किसी कैपिटलाइजेशन आए है, किसी की लो है, किसी के एसेट ज़्यादा है, तो अगर वेरिएबल रेशियो स्केल में है फिर ना भी लॉग ले तो काम चल जाता है। जैसे टोटल एसेट लिखे हुए हैं वो नहीं, टोटल एसेट रिटर्न ऑन एसेट ले लें, उसका लॉग नाम भी ले तो ठीक है, रेशियो के लिए काम चल रहा है, लेकिन चले लॉग ले लें। जिस तरह अब ये मेरा वेरिएबल है, ये फीमेल पॉपुलेशन की रेशियो है कंपनी में, तो इसका हम लॉग ले लेंगे, जनरेट करेंगे एक अलग वेरिएबल, कोई भी इसको नाम दे दे, जिस तरह मैं इसको नाम दे देता हूँ इन F4, उसको मैंने नाम दे दिया। नहीं है, ये नेचुरल लॉग आए हैं जो पेपरों में यूज होते हैं। फिर इसकी इज इक्वल टू लॉग इनटू ये एक वेरिएबल जनरेट हो जाएगा वहाँ पर इस नेम से। फिर उसके बाद हम अपने दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का लॉग ले लेंगे। चले छोड़ा ये लॉग ले लेंगे, तो मान सारे वेरिएबल्स के लॉग ले लेने, अब लॉग वाले वेरिएबल्स को हमने यूज करना है, अब लॉग के बगैर वालों को यूज करने के अलावा इसकी कमांड है एक्स्ट्रा मॉन रूट। ये ना इसके अंदर एनालिसिस के अंदर बहुत ज़्यादा आगे डेप्थ है, कितने का एनालिसिस करने, वो वाला एनालिसिस A B C X Y Z, उसकी कौन सी डायग्नोस्टिक है का जितना गुजारा हो जाए, गुजारा करना होता है, जितना का आपका गुजारा चल जाए उतने का हमें टेस्ट लगाने, कोई सिंपल रिग्रेशन लगा ले, कोई इंटीग्रेशन लगा ले, ARGL लगा ले, GMM लगा ले, फिक्स रैंडम लगा ले, जितने का आप समझते हैं कि आपका सुपरवाइजर कह दे कि MS के टीचर्स में एक टेस्ट काफ़ी रह जाता है। जिस तरह अभी आप लोगों ने कौन से टेस्ट लगाए, फिक्स रैंडम और GMM, ये 3 टेस्ट काफ़ी रह जाते हैं, वो हमने लगा लिए फिक्स और रैंडम।
इसके जो एनालिसिस है अगर करने पे हैं तो ये जो हमारा दूसरे एनालिसिस है प्राइमरी डाटा की उससे कम है, सीधे सीधे, लेकिन उसको काफ़ी समझने पड़ते हैं, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट कमांड याद करके इंटरप्रेट कर लेते हैं, बस हमारा काम चलता है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट 2, उसके बाद हमारा आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हम उसके बाद लेंगे लैग, डिपेंड एल, लैग के लिए एल यूज होगा, एल डॉट डिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद हमारे आ जाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो भी हम इन सारे वेरिएबल में से पिक करेंगे, जैसे फीमेल पॉपुलेशन की रेशो, फॉर्म साइज, लेवरेज, देन रोबस्ट, नो मेटा। केवल आपने नहीं याद की होगी तुम्हारा, जरूरत नहीं है। आई बी इंटू, फिर हमारे हम डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें राइट करेंगे। जो आपने शीटें बनाई थी, कितनी हमने इक्वेशन रन की, कितने का आपने इस तरह की इक्वेशन रन की थी पूरी ठीक से, कितनी होंगी आपके ख्याल में? यानी टोटल सारे मॉडल की बना के सारे प्रॉक्सी के साथ टोटल कितनी होंगी? एक टेबल में कितने थे? यानी कि 100 से ज़्यादा, 100 के करीब आप किस तरह के मॉडल इन्होंने एस्टिमेट किए। जब मैंने अपना PhD का थीसिस किया तो उसमें 1,75,000 हो गया, यानी कि 1,73,000 हमने इस तरह के मॉडल बना दिए। फिर उन सारों को सिंथेसाइज करके फिर आपने उसके रिजल्ट एक्सपेक्ट किए, 2.25 के करीब। ये हमारी हमने कमांड दे दी GMM की, अब रिजल्ट रन होते हैं, ये रिजल्ट रन होते हैं। लेकिन ये हमने सीखने होते हैं किस तरह हम इनको लाइक लूप इसके ऊपर है किस तरह से। अब ये GMM के रिजल्ट आ गए ऐसे ही। जी सर, फिर इसमें हमने दो चीज़ें देखी, ये है वन स्टेप GMM। इसमें हमने दो चीज़ें देखनी है। एक तो हमने ये देखना है, इसमें होगा सार्गन टेस्ट, ये सार्गन टेस्ट की वैल्यू है, ये 0.05 होनी चाहिए या उससे अबव होनी चाहिए, क्योंकि मेरा भी डाटा प्रॉपर नहीं है ये बना, तो इसमें अभी जो वैल्यू है इस वजह से मेरी वो ठीक नहीं आ रही इसकी। ये बताता है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं अपने वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए, क्या वो ठीक हैं या वो यूज़ हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे। वेरिएबल का हमने सुना था, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मतलब सब फॉर्मूलाज नहीं होते, फाइनेंस में फॉर्मूला यूज़ करते रेशियो निकालने के लिए, वो ठीक है कि नहीं है। अगर वो ठीक है तो इसकी वैल्यू होगी 0.5, 0.05, 0.06, 0.10। लेकिन सर ये ज़्यादा इशू तब भी आता है जब आपका डाटा थोड़ा होता है। बेसिकली ये इशू उसी वक्त आता है। लिटरेचर तो यही कहता है कि जी इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ करते, लेकिन इंस्ट्रूमेंट तो रिसर्चर सारे जो यूज़ करते हैं पेपर से यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट की ये डेफिनेशन ठीक नहीं है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा, ठीक है इंस्ट्रूमेंट की और यूज होते हैं, लेकिन ये क्या मतलब कुछ ना कुछ वो होते वेरिएबल भी, आपकी स्टडी में वो डायरेक्ट नहीं होते, इनडायरेक्ट रिलेटेड होते हैं। लेकिन सर इसका जो इशू है वो ज़्यादा यही होता है कि डाटा कम है, हाँ। डाटा ज़्यादा करेंगे ये वैल्यू आपकी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह और लैंडो बॉन्ड टेस्ट, ये होता है ऑटो कोरिलेशन के लिए। अगर ये जो AR की वैल्यू है, AR2 की वैल्यू मोस्टली कंसिडर होती है, ये वैल्यू है ना, अगर ये 0.05 है या इससे अबव है तो इसका मतलब यही है कि आपके डाटा में ऑटो कोरिलेशन नहीं है। अगर इससे 0.05 से कम है तो इसका मतलब ऑटो कोरिलेशन है, और इसका भी हल यही है कि आप डाटा अपना ज़्यादा करें। यानी कि अगर हम 14 से 15 कंपनीज पे एनालिसिस करते हैं ना, तो ये इश्यूज आएंगे, कम से कम 20 से 25 कंपनीज होनी चाहिए, फिर ये इश्यूज खुद ही रिजॉल्व हो जाए। ये बेसिक चीज़ है इसमें जो है। बाकी ये कोएफिशिएंट्स और वो सारा वही है, पी वैल्यू। एक और मिनट में कोई और बात है तो बता रहा हूं, फिर हम बस करते हैं। एक और होता है
टू स्टेप GMM, उसकी भी सेम कमांड है, बस थोड़ा सा फर्क है। इन शॉर्ट, जब आपने फाइनेंस की डोमेन में थीसिस लेना, सबसे पहले टॉपिक डिसाइड करते हैं, उसके बाद उसके वेरिएबल्स की ऑपरेशनल डेफिनेशन डिसाइड करते हैं, उसको मेजर कैसे करते हैं। जिस तरह आप उधर HR में या प्राइमरी में स्केल फाइंड करते हैं, उसके कौन से स्केल होंगे, आइटम कौन से होंगे। उसके बाद फिर हम उसका डाटा सेकेंडरी फाइंड किधर से करना है, एनुअल रिपोर्ट से लेना है, बैलेंस शीट एनालिसिस लेना है, किधर किधर से हमें डाटा मिलेगा। वो डाटा बना के कितनी कंपनी लेनी है, कितने सेक्टर होने चाहिए, हर सेक्टर से कितनी कंपनी, टोटल डाटे का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए, ये चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद फिर हम अप्रोप्रिएट टेक्निक डिसाइड करते हैं कि हमें कोई इंटीग्रेशन लगानी है, ARGL अप्रोच लगानी है, ये GMM है, फिक्स इफेक्ट है, पैनल है, तो कोई एक टेक्निक। ये सारी टेक्निक सीखने के लिए नहीं है, आपने कोई एक ही सीखनी है। जब आप बड़े हो जाएंगे, इधर पहुँचेंगे, फिर आपको सारी आनी चाहिए, अभी आप एक भी सीखें तो काम चलता है। तो जिस टेक्निक के ऊपर आपने काम करना है, वो एक आपको आनी चाहिए, जिसके ऊपर आपने अपना थीसिस करना है। वो एक टेक्निक, वो फिर बंदा उसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेता है कि हमने कौन सी टेक्निक अप्लाई करना है। वो एक टेक्निक सीख के फिर उससे रेलेवेंस डाटा भी जाता है, यूज में है, इन 2-3 सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं वो टेक्निक अवेलेबल हो, तो वो अप्लाई करके उसके रिजल्ट आने चाहिए। फिर रिजल्ट फेवरेबल नहीं आते तो सब मेहनत करनी पड़ती है, तो वो फिर कहीं ना कहीं आउटलायर ज़्यादा हो जाते हैं, कहीं कुछ कंपनी कैसी है, कोई कंपनी कैसी है, काफ़ी मिसाइल होते हैं। वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद फिर इस तरह फाइनल हम एनालिसिस कर लेते हैं। फिर इन टेबल्स को APA फॉर्मेट है हमारा थीसिस का, उसके अंदर हम इनको लेके जाते हैं, फिर उसका हम टेबल अलग से बनाते हैं। इस तरह इसकी प्रोसेस। पिछली जो थे 1 स्टेप GMM, उसमें तो ये था कि हमें सार्गन टेस्ट देखना था। इसमें हम सार्गन टेस्ट को नहीं देखेंगे, इसमें हम देखेंगे हैंसन टेस्ट को। अगर हैंसन टेस्ट की वैल्यू 0.10 है या उसके अगर करीब भी आ रही है, जिस तरह 0.065 है, इसको भी कुछ पेपर्स में कहते हैं ये भी ठीक है कि आपके इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। अगर 0.07 है तो भी ठीक है, अगर 0.10 है तो बेस्ट है। अगर इतनी भी आ रही है, इस तरह 0.065 भी आ रही है, मतलब 0.1 के करीब है, तो भी आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स है डाटा के वो ठीक है। ये डाटा टू डाटा भी वेरी करता है कि हमने 1 स्टेप GMM लगाना है या 2 स्टेप GMM लगाना है। आधे मिनट के अंदर इनको वो मॉडरेशन वाला शक्ल दिखा दें, वो मीडिएशन, हाँ, सिर्फ जैसे ब्लॉक है। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग सुनी हुई आप लोगों ने, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग सैम हुआ कि नहीं सुना। हाँ, वो डाटा के अंदर भी हम उसको ड्रा कर रहे हैं, उसको दिखा दें कि इसके अंदर ये वाले इसके ऑप्शन है। ये कैसे टेबल खुल जाएगा? एक तो सिर्फ वेरिएबल ड्रा करते हैं, बाकी एनालिसिस ही दिखा दें। सर बना देता हूँ। चलिए एक आध सिर्फ शक्ल से ड्रा करते हैं। जब मैं 2020 में इधर आया यूनिवर्सिटी, पहले दफ़ा जनवरी 2020 में, तो ये स्टूडेंट अपार्ट आपके साथ में और ही बंदा था, वो अकेले थे सर निदाज में ये 2 स्टूडेंट थे जो पहले मेरे ख्याल पहले सुपरवाइजर कौन था आप लोग? सर रियाज साहब इनके सुपरवाइजर थे। फिर हम आगे तो उन्होंने हमें इनको शिफ्ट कर दिया कि भाई आप काम करें। प्रपोजल हो गया, होना था क्या? सर प्रपोजल हुआ था लेकिन टॉपिक काफ़ी ख़राब आया, वो फिर आपने ठीक करवाया। फिर ये बेचारे काफ़ी जलील हुए। जलील का मतलब ये होता है कि मेरे साथ स्टूडेंट काम करते हैं वो जलील ही रहते हैं ज़्यादा, ठीक है, हमारे प्रति काम करना तो लगे रहते हैं। जब तक वो मेरी पसंद के काम नहीं करते तब तक वो घूमते रहते हैं। वो फिर साल खत्म हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं उनकी तरफ, ठीक। पूरा 1 साल घूमते रहे। घूमने का भी होता है ना, कहाँ का घूमने? जापान, दुबई, स्टेटस की हद तक है। और फिर वापस इधर ही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्टूडेंट कुछ सीखे, लेकिन टीचर का रोल किया है कि वो आपको गाइडलाइन दे। ये नहीं है कि आपको ऐसे वाह में छोड़ दे, वो आपको गाइडलाइन प्रॉपर गाइड करे, लेकिन काम आप खुद करें। वो आप उसको बताते रहें कि भाई दिन ये काम करना है, ये करना है, लेकिन अगर आप उसको बताएंगे तो स्टूडेंट कैसे काम करेगा? बताना आपने लेकिन करना स्टूडेंट है, फिर आपके साथ क्या होगा? फिर आपने कितना काम किया? क्या बना? सर बहुत ज़्यादा काम किया।
उसके अंदर काम किया। इस बच्चे ने बेचारे ने काफ़ी काम किया है। इसको मैंने सॉफ्टवेयर सिखाया सबसे पहले, फिर ये एनालिसिस सीखे, फिर इसने पेपर पढ़े, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग की, वेरिएबल कैसे मेजर करने, सारी चीज़ें सीख के अब इसको ये चीज़ें इतनी आने शुरू हो गई। इसके जो बाद वाले बैच के स्टूडेंट थे उन्होंने उसके मुकाबले में इतना काम नहीं किया। हमने कहा चलो नहीं किया तो हमें क्या ज़रूरत है। उसके बाद वाले ये 2 स्टूडेंट हमें मिले, ये भी तकरीबन अपने सीनियर पे चल रहे, इनके भी यही मामला है। हाँ, कंपैरेटिवली इन सारे बच्चों में से अकमल काम करता है। आप अपनी हरकतों से हाईलाइट होते हैं। आपका दिल करता है ना हाईलाइट होने। अकमल ने काम किया है कुछ ना कुछ, ये भी काफ़ी लगा रहा सीख कर रहा A man known by the company he keeps। ये दोनों के लिए ठीक ये ऑब्जेक्टिव ये था कि जितनी ये मीडिएशन वो ये डायग्राम में ये सारे इसमें भी चलती है। इसके अंदर भी आप उसका एनालिसिस करके इसकी एस्टिमेशन करके ये सारे रिजल्ट इधर चल रहे हैं इसके पीछे, इनकी सारी एस्टिमेशन साइड में भी आ जाती है। हाँ, ये सारे के सारे जितने एनालिसिस हैं वो सारे इसमें भी चलते हैं। ये भी आप इस सॉफ्टवेयर को भी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ कर सकते हैं, मीडिएशन के लिए, मॉडरेशन के लिए। ये सारे एनालिसिस इसके काफ़ी सारे रिजल्ट हैं आपके पेपर में निकलते जिसमें ये सारे रिजल्ट हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ, ये इसमें जाके ये सारे इसके जिसमें डायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट, वो ये सारी चीज़ें इसके अंदर निकल आती हैं। इसके अंदर भी ये काम है। चलो मैं क्या बात करते हैं काफ़ी। तो ये एक सेकेंडरी डाटा के लिए एक अच्छा लाइक ये एक पावरफुल सॉफ्टवेयर सेकेंडरी डाटा एनालिसिस के, ये फैमिली होगा। बाकी वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर की एक वेबसाइट है, अगर आपने डिफरेंट कंट्रीज का डाटा लेना है तो आप उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें काफ़ी डाटा सेट अवेलेबल है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर के नाम से। बाकी प्राइमरी कंपनीज का डाटा लेना है वो आपको इसका एनुअल कोर्स है या खुद एक्सेल की शीटों में फाइंड करते हैं। कंपैरेटिवली इसके अंदर आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए सॉफ्टवेयर की और डाटा की। प्राइमरी डाटा जो होता है उसकी रिसर्च के अंदर रिसर्चर की डिस्क्रिप्शन ज़्यादा शामिल है, सब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव कम है, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, ऑब्जेक्टिविटी इसमें थोड़ी ज़्यादा है। तो आपका 1 मिनट का क्वेश्चन है, फिर हम कोई क्वेश्चन नहीं। फार के लिए लाइटिंग करें। मेरा ख्याल है अब हम क्लासेस पूरी हो गई हैं, हमारा जो सिलेबस बन जाएगा अहमद कह रहा है कि सर क्लास भी पढ़ा दें, कुछ रह गए टॉपिक रह गया एक टॉपिक रहता है हमारे, वो अभी इधर पढ़ लेते ये मजाक कर रहे हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया। आप लोगों का जो फाइनल टर्म का सिलेबस है जितना हमने पढ़ा हुआ मिल के बाद जब ग्रुप में शेयर करते हैं मैं उसमें से देख लूँगा जिसका अगर न्यूमेरिकल है वो ब्रैकेट में लिख दें कौन काम करेगा, ये काम सबका करेंगे। हाँ, जितना मिल के बाद हमारी क्लासेस हुई हैं सारी लिख के इसके आगे न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल, बाकी थ्योरी के न्यूमेरिकल लिखने थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। ये सारे ग्रुप में शेयर करेंगे तो मैं उसको देख लूँ, आप लोग भी उसको देख लेना। आपने इनके वो मार्क्स कैलकुलेट करने टेनस वाले 5 नंबर वाले टेनस जितने जिसके काम है वो वाले बना के असाइनमेंट बना के शेयर करते हैं ताकि बाकी मैं दूसरी शीट भी शेयर कर देता हूँ आपसे। कल आपको 50 नंबर का जो रिजल्ट है सेशनल वाला वो कल मिल जाएगा, बाकी 50 रह जाएंगे वो आपके फाइनल में जो आप करते हैं। चलो ओके।